नमस्कार मेरे वेटनरियन दोस्तों एवं पशुपालक बंधुओं। मैं डॉक्टर रंजन एक बार फिर हाजिर हूँ अप्लाइड वेटनरी मेडिसिन के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज की चर्चा का विषय है एनिमल डिजीज थैलेरियोसिस इन बोवाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैलेरियोसिस को डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे इस प्रकार है: ईस्ट कोस्ट फीवर कॉज्ड बाय थैलेरिया पार्वा, ट्रॉपिकल थैलेरियोसिस, और मेडिटेरियन कोस्ट फीवर कॉज्ड बाय थैलेरिया अनुलाटा, ओरिएंटल थैलेरियोसिस और जापानीज थैलेरियोसिस कॉज्ड बाय थैलेरिया ओरिएंटलिस, cerebral theileriosis also called turning sickness caused by theileria parva। लाइफ साइकिल ऑफ थैलेरिया स्पीसीज। थैलेरिया के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्पोरोजोइट स्टेज, जो कि सलाइवा ऑप्टिक्स में पाया जाता है और वो इन्फेक्ट करता है बोवाइन स्पीसीज को। साइजोइंट स्टेज, जो कि WBC ऑफ मैमेलियंस में पाया जाता है। पायरोप्लाज्मा स्टेज और मेरोजोइट स्टेज, जो RBC में पाया जाता है, जिसको हम लोग स्लाइड में स्मीयर बना करके देख सकते हैं। इस डायग्राम में थैलेरिया स्पीसीज के लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेज को दिखाया गया है। कैटल्स में पाया जाने वाला स्टेज और टिक्स में पाया जाने वाला स्टेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ डिजीज में। फील्ड कंडीशन में डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। पहला साइन सिम्टम्स है इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स इन द एरिया ड्रेनिंग द साइट ऑफ टिक अटैचमेंट, जो कि जनरली 8 से 16 दिन इन्फेक्शन के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। थैलेरिया प्रोटोजुआ के इन्फेक्शन स्टार्ट होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर फीवर का सिम्टम बहुत कॉमन है, साथ में डिप्रेशन एनोरेक्सिया मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, और लेटर स्टेज में नेजल और ऑकुलर डिस्चार्जेस बहुत ही एपरेंट दिखाई पड़ता है, साथ में डिस्पनिया और जनरलाइज्ड लिम्फ नोड का जो है वो स्वेलिंग हो जाता है। जनरलाइज्ड लिम्फ नोड इनलार्जमेंट के साथ साथ स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है। सेवियर केस में डायरिया और डिसेंट्री मिलता है। एनिमल इमेसिएट हो जाता है, रिकम्बेंसी स्टेज में चला जाता है और डेथ हो जाता है। चूँकि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, इस कारण से एस्फेक्सिया जो है वो टर्मिनल स्टेज में बहुत कॉमन दिखाई पड़ता है, साथ में फ्रोथी नजल डिस्चार्ज होता है। कभी कभी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया पड़ता है, जिसमें कि हम लोग टर्निंग सिकनेस कहते हैं। इस फॉर्म के डिजीज को सेरेब्रल थैलेरियोसिस हम लोग कहते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी डिजीज डायग्नोसिस में बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके फील्ड कंडीशन में, जिसमें ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ब्लड स्मीयर हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, इनलार्ज लिम्फ नोड से बायोप्सी एस्पिरेट करके उसका जिम्सा स्टेन में बना करके स्मीयर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स में पायरोप्लाज्म को देख सकते हैं ब्लड स्मीयर बना करके। इसके साथ साथ ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बहुत कम हो जाता है। प्रोटोजुआ को हम लोग लिम्फोसाइट सेल्स में टिश्यू कल्चर करके ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, जिसमें इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, एलिजा टेस्ट है और PCR टेस्ट है। हालांकि ये कम इम्पोर्टेंट हो जाता है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इन फील्ड कंडीशन नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वेटनेरियंस के लिए। इसमें मुख्य रूप से पल्मोनरी इडेमा, हाइपरीमिया, इम्फाइजमा दिखाई पड़ता है, साथ में कोपियस फ्रोथ एयरवेज में दिखाई पड़ता है। कार्कस बहुत ही इमेसिएटेड हो जाता है। हेमरेजेस डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स में दिखाई पड़ता है। लिवर लिम्फ नोड्स का और स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। अल्सरेशंस मिलता है एबोमेजम में और इंटेस्टाइन्स में। इसके साथ साथ हेमरेजेस जो है वो स्मॉल लिम्फ नोड्यूल्स के साथ साथ किडनी, लीवर और एलिमेंट्री ट्रैक में दिखाई पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक लीजन्स में मुख्य रूप से लिम्फोब्लास्ट सेल्स का संख्या बढ़ता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का नंबर कम रहता है।
नेक्रोसिस जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के साथ साथ लंग्स, लिवर, किडनीज में, साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में और अदर टिश्यूज़ में दिखाई पड़ता है। लिम्फोब्लास्ट सेल्स में ही चूँकि साइजोंट स्टेज मिलता है, इसलिए इसका इम्प्रेशन स्मीयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जिम्सा स्टेन में। सेरेब्रल थैलेरोसिस के केस में इन्फेक्टेड लिम्फोब्लास्ट सेल्स का जो है सिक्वेस्टर्स वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें इम्पोर्टेंट ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन है, जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर आरबीसी में दिखाई पड़ता है और हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स यूज़ ऑफ एंटी थैलेरियल ड्रग्स, जो कि इम्पोर्टेंट रूप से बुपारवाकिनोन ही है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स, विटामिन्स, फ्लूइड थेरेपी विथ ग्लूकोज। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आईवी इंजेक्शंस जो है 7 to 10 डेज जो है बहुत ही इफेक्टिव। ट्रीटमेंट में बुपारवाकिनोन को अलग से चर्चा कर रहे हैं, जिसका डोज रेट इंपॉर्टेंट है 2.5 mg पर कजीवेट। 2 डोज दिया जाना चाहिए 48 आवर्स के इंटरवल पर, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा पारवाकिनोन्स, हेलोकिनोन्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं। पशु चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: डिजीज डायग्नोसिस के लिए ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इन जिम्सा स्टेन का यूज अवश्य करें, यह बहुत ही हेल्पफुल है। पशुपालकों के लिए आवश्यक सुझाव: फीवर आने पर नेग्लेक्ट न करें और पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।